नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मुझसे जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार आज दिन भर अच्छा खासा कन्फ्यूज़्ड नज़र आया। मतलब वो एक जो है कि मैं किधर जाऊँ होता नहीं फ़ैसला, तो वैसा ही कुछ रुझान था बाज़ार का आज। और एक तरह से जो लेवल्स आपने पहले से बता रखे हैं कि भई वहाँ तक जाएगा तब सोचेंगे, तब देखेंगे, उसके नीचे जाएगा तब कोई चिंता करनी होगी, तो वो ऐसी जगह पर ला कर के बाज़ार ने छोड़ा जहाँ पर आप मतलब उस इंडिसीज़न से बाहर निकल पाएँ या नहीं, ये आपको आगे बताना है। लेकिन कुल मिलाकर के 22,800 के आस-पास के स्तर निफ्टी ने एक बार फिर से छूने की कोशिश की है, उसके ऊपर बंद हुआ है। थोड़ा-सा एक दोजी कैंडल भी बनी है, तो अनिश्चितता भी रहेगी किसी न किसी रूप में। क्या हुआ है, वो आप समझाएँगे। लेकिन उससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन लगातार बड़ी-बड़ी कैंडल लाल निशान वाली और उसके बाद आज की दोजी। मामला समझाइए। ये सिचुएशन काइंड ऑफ पॉलिसी कन्फ्यूजन जब होता है ना, जब तब बनता है। इनफैक्ट अभी मोदी जी यूएस पहुंच चुके हैं। आज 12 है ना, आज शायद मीटिंग आज से ही शुरू बिल्कुल। होने वाली है। तो मार्केट थोड़ा-सा उसके कारण ही डरा-सहमा हुआ है, क्या आउटकम होगा, और ये क्या आउटकम होगा ये मुझे नहीं पता। मुझे एक जो हमेशा मैं एक फीलर लेता हूँ, जैसा अभी तक जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, जिसका भी अभी जैसे मोदी जी का अप्रोच का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखा है, ये इन्होंने स्टेप बहुत अच्छा लिया है मेरे हिसाब से। बिकॉज़ ट्रम्प एक तो मूड में ज़रूर आ गए हैं कि यूएस को जो भी डिसएडवांटेज है उसको क्लियर करना है। तो इसके लिए जितनी जल्दी बातचीत शुरू की जाए उतना अच्छा है, और मुझे लगता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले मोदी जी वहाँ पहुँच गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रैटेजी से गए हों। उनको ये भी पता है कि ट्रम्प को क्या चाहिए, और उनको ये भी पता है कि हमको भी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो हाथ मिलाए बगैर हम जा नहीं सकते हैं। मतलब दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो, इस तरह का प्रपोज़ल तैयार होके ही गया होगा। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ राजीव जी कि पहले तो मार्केट उस आउटकम का वेट करेगा, और उस आउटकम अगर नेगेटिव नहीं होता है, तो मार्केट या तो कंसोलिडेट करे या फिर से यहाँ से ऊपर चले, क्योंकि लेवल्स पे हम आएँगे, मैं वो लेवल्स तो क्लियर कर दूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि रुपी का जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड थोड़ा-सा डेंजरस हो गया है। बिकॉज़ जितना पैसा बाहर निकल रहा है, आरबीआई भी एक लिमिट के ज़्यादा सँभाल नहीं पाएगी। तो मार्केट का करेक्शन पॉलिसी पैरालिसिस से ज़्यादा मुझे लग रहा है रुपी का जो सिचुएशन है उससे भी हो रहा है। ओवरऑल नेट-नेट मैं यही कह सकता हूँ कि ये वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी थोड़े समय तक और रहेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, चूँकि कैपिटल गुड्स पे जो आउटले है वो कम हुआ है गवर्नमेंट का, और जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे, वो मेरे हिसाब से तो अपने अर्निंग्स के हिसाब से तो बबल टेरिटरी में ही थे। उसके बावजूद भी 6,000 पे या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और 2,000 पे भारत डायनामिक्स ये सब कर रहे थे। तो वहाँ से जो बड़ा वाला करेक्शन ट्रिगर हुआ है पीएसयू में, जो जो मेरी आपकी बातचीत हुई थी जनरल इलेक्शन के बाद, जो मैंने बताया था कि पीएसयूज़ विल ब्लीड टू डेथ, पीएसयू स्टॉक्स विल ब्लीड टू डेथ, ये होना ही था, और उसका स्पिल ओवर पूरे बाज़ार में हो रहा है। 1-2 दिन में अगर आप मुझे पूछेंगे, जितनी बातें मेरी हुई कुछ लोगों से जिनके पोज़ीशंस कटे हैं, अपने आप कटे हैं। कहीं न कहीं कुछ मार्जिन कॉल वग़ैरह भी हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरह का जो कल का ख़ासकर जो कैंडल है और कल के बाद आज का जो पुलबैक है, ये तभी होता है जब मार्केट अचानक से बहुत हेवी सिचुएशन में जाता है और तुरंत से लाइट हो जाए। तो कल और आज के बीच में चाहे ना चाहें जो मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग आए, उसमें पोज़ीशंस मार्जिन्स वाले उड़े भी होंगे। ये सब है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी जब तक पॉलिसी पे क्लैरिटी नहीं आ जाती है। हाँ, ये भी बात उतना ही सही है कि इस वोलेटिलिटी में ही खरीदना पड़ेगा, और फिर से मैं सितंबर-अक्टूबर वापस जाऊँगा और वही बताऊँगा आपको कि अक्टूबर से मैंने ये बोलना आपको शुरू किया है कि अबाउट 18 मंथ्स तक मार्केट से, जनरल मार्केट से पैसा नहीं बनेगा, स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। अब डर इसलिए जो जनरल जनता है उसको डर इसलिए लगेगा, बिकॉज़ जनरल बाइंग करते हैं।
और कुछ भी जो भी लगता है, जो भी टीवी पे देखा, जो भी न्यूज़ में देखा, उसमें खरीद लेते हैं और उसमें लॉस हो जाता है। वो दिक्कत है। अदरवाइज़ सेक्टर ठीक करें, स्टॉक पिकिंग करें, अपने आप को समय दें, इस वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट करें, आराम से अपने प्राइमरी वर्क पे ध्यान दें, तो पैसा तो बनेगा। तो नेट-नेट निचोड़ यही है कि बाज़ार में वोलेटिलिटी है बिकॉज़ ऑफ़ द पॉलिसी का जो लैक ऑफ क्लैरिटी है उसके कारण। बट मार्केट के वैल्यूएशन ऐसे लेवल पे नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैश और क्रैक हो जाए। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पनिशेबल हैं, उनको पनिश होना भी चाहिए। पीएसयूज़ को पनिश होना ही चाहिए। ये मेरा व्यू है और रही बात कि अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, तो देखिए 22,900 के नीचे अगर निफ्टी बंद हो जाता है या 22,800 के नीचे निफ्टी छूट गई, तो फिर सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मार्केट में एक राउंड और करेक्शन होगा। और निफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निफ्टी बैंक को देखना है। तो निफ्टी पे भी रेजिस्टेंस तो मैं वैसे डिस्कस करने के लिए बता देता हूँ, लेकिन मेरे डिसीज़न के लिए पिछले डिस्कशन में भी वही हुआ था और इस डिस्कशन में भी मैं वही कहूँगा। तो निफ्टी पे पहला सपोर्ट तो ध्यान दे लीजिए, उसके नीचे मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर में 24,000 23,800 के ऊपर ठीक हो सकता है, लेकिन 24,000 तक प्रॉब्लम रहेगी, उसके ऊपर में ये ठीक हो जाएगा। अब ये 200 पॉइंट का मैं गैप क्यों रख रहा हूँ, वो भी समझाता हूँ। 23,800 के ऊपर ठीक हो सकती है निफ्टी। 200 पॉइंट का गैप इसलिए रख रहे हैं कि इसके बाद हमको चलना पड़ेगा निफ्टी बैंक। प्रॉब्लम वहाँ है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि निफ्टी के लेवल्स क्लियर होने के बावजूद निफ्टी बैंक 50,500 के ऊपर नहीं बंद हो पा रहा है। फॉर सम रीज़न कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, जैसे नैस्डैक का 20,000, निफ्टी बैंक का 50,500। इनको निकले बगैर मार्केट में कॉन्फिडेंट बाई मैं नहीं कर पाऊँगा और यही चीज़ मैं आपको कह भी रहा हूँ कि 22,800 टूट गया तो मुझसे सवाल मत कीजिए, मार्केट जो कह रहा है कीजिए ट्रेडिंग के स्टैंड पॉइंट से। और जिस दिन 50,500 निफ्टी बैंक क्लोज़ हो गया, मान के चलिए कि बैंक में बड़ी तेज़ी आएगी और वो निफ्टी को भी ऊपर पुल करके लेके चला जाएगा। इससे काम हो जाएगा, मेरा अपना मानना ऐसा है। इस बीच में अपनी स्टॉक स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन को रोकिए मत, बिकॉज़ जब भी बाइंग आएगी, आपको नहीं मिलेगा कुछ। बाकी ये जो कहानी चल रही है ना सब जगह कि एस-एन-पी और निफ्टी का कंपैरिज़न, डॉलर का कंपैरिज़न, ये सब कुछ होता है जब मार्केट खराब होता है, सारी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनालिसिस लेके लोग आते हैं। जब मार्केट पॉज़िटिव होता है, सब पॉज़िटिव एनालिसिस लेके लोग आते हैं। आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन आज मैं पढ़ रहा था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 1100 के ऊपर में मैंने जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ने की कोशिश की, किसी का 12, साढ़े 12, 13 ये सब रेंज से कम का टारगेट ही नहीं है कहाँ 1000 पे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का अपना गाइडेंस कहाँ था? म्यूटेड था। क्यों ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ही गाइडेंस आ रहा है, प्रोजेक्शंस आ रहा है और वहाँ से 1000 आ गया है। वैसे ही जब मार्केट नीचे करेक्ट करता है, सब आपको मार्केट जितना भी क्या कहते हैं उसको वीक सेंटिमेंट्स, जितनी भी चीज़ें आपको डिमोरलाइज़ कर सकें, वैसे ही रिपोर्ट्स आएँगे, वैसे ही न्यूज़ आएँगे और आप इंसान हैं, इमोशंस हैं, तो उसके कारण आप डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आप पूरा निफ्टी का 25-30 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए। ये जेन्युइन करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन है। इसके बाद जब भी खत्म होगा, मेरे कहने से खत्म नहीं होगा, लेकिन आप 1.5 साल का व्यू लीजिए, छोड़ दीजिए 3 साल का। 3 साल का व्यू 24-25 हज़ार पे मैं कह रहा था। 1.5 साल का व्यू लीजिए यहाँ से, 2 साल का व्यू लीजिए, उतने ही में पैसा बन जाएगा। लेकिन ये जो अननेसेसरी टॉक है उसको बंद करना पड़ेगा। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बनेगा। जनरल जाके पीएसयू बाइंग जो करते आए हैं और कहानी बताते आए हैं, नहीं चलने वाला, कुछ नहीं हो पाएगा। जी। तो यहाँ निफ्टी पे आप सीधे-सीधे बता रहे हैं 2 निशान हैं हमारे सामने। यहाँ नीचे लगभग 22,800, ऊपर लगभग 23,800। आप कह रहे हैं कि भई इस 1000 पॉइंट के अंदर जो कहानी बननी है वो बन रही है और नई कहानी इसके बाद ही बनेगी। लेकिन उससे पहले अगर मान लीजिए ये 22,800 छूट जाता है तो फिर नीचे हम कहाँ किन लेवल्स की बात करेंगे? कौन से लेवल्स हम देखेंगे? क्योंकि इसके नीचे ने आपसे पहले भी पूछा था शायद कि ये जो 2024 की पहली छमाही का ये कंसोलिडेशन ज़ोन है,
ये कंसोलिडेशन ज़ोन इस बॉटम के ठीक नीचे आता है। तो ये कंसोलिडेशन ज़ोन भी क्या एक कुशन का काम करेगा या उसमें कोई संदेह रहेगा? राजीव जी, जो मेरी थियरी हमेशा रही है, इनफैक्ट कोविड से जब हमारी बातचीत शुरू हुई है तब से रही है, वो थियरी मैं मेंटेन करूँगा। जब मार्केट में करेक्शन आता है, ये जो टेक्निकल नंबर्स होते हैं ना, ये सिर्फ लेवल्स होते हैं, इनसे आप कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लेवल्स को भूल जाइए। मैं जिस एनालिसिस को कर रहा हूँ, मैं वही समझाऊँगा और वो ये है कि Q3 का रिज़ल्ट जो होना था, हो गया। H2 का जीडीपी प्रोजेक्शन बेटर है, 6.75 या उसके ऊपर है। यानी Q4 का रिज़ल्ट मेरे अंदाज़े से Q3 से बेटर होना चाहिए। चूँकि कंजम्पशन बूस्ट मिल गया है, चूँकि आरबीआई लिक्विडिटी क्रिएट करने लगी है, क्योंकि रेट कट शुरू हो गया है। तो FY25 के सारे रिजल्ट्स मैं यहाँ से बेहतर, FY26 के सारे रिजल्ट्स मैं यहाँ से बेहतर आशा रखता हूँ। तो मेरे एनालिसिस में क्या आएगा, जो घटा के मार्केट गिरता है तो क्या होता है, सब चीज़ घटाया जाता है। तो जो घटा के 1200-1240 का FY26 का निफ्टी का ईपीएस आ रहा है, वो बढ़ना शुरू होगा और इसलिए मेरे कैलकुलेशन में निफ्टी मैंने 1275 का लिया है निफ्टी का ईपीएस और 17 टाइम्स का वैल्यूएशन। मतलब ये है कि 21,500 से 22,000 के रेंज में एक सेम वैल्यूएशन निफ्टी का हो जाना चाहिए। तो आप पूछेंगे कितना करेक्ट हो सकता है? अब जी, जब रमेश गिरता है तो पता है। एक बार रिपीट कर देंगे वो लेवल जो आपने बताया अभी? 21,500 से 22,000, ये बहुत खराब सिचुएशन में भी ये वैल्यूएशन रहना चाहिए। तो जी, अनलेस पॉलिसी स्टैंड पॉइंट से बहुत बहुत कुछ मेजर नहीं हो जाए या फिर कल अगर इनकम टैक्स बिल शायद कल आ रहा है ना, अगर कल आ रहा है तो उसके से उससे अगर कुछ निकल के आ जाए बड़ा, तब नहीं कहा जा सकता। अगर पॉलिसी को मान लेते हैं कि जो पॉलिसी सरकार की है कंटिन्यू करती है, देन हो गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन की आशा नहीं रखें। जी, और होता भी है तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, अपने आप को 2 साल का समय दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे स्टॉक्स चुनें तो जो नॉर्मली 15% साल का हम उम्मीद करते हैं, हो सकता है कि वो स्टॉक्स अब आपको इस सिचुएशन में 25% साल का रिटर्न दें। यानी 2 साल में 50% का रिटर्न दें, लेकिन वैसा चुनिए। ये सिचुएशन खरीदने का है और चुपचाप बैठने का है, शांति बनाए रखने का। जी। तो रमेश जो लेवल मैंने आपसे पूछा कि 2024 की पहली छमाही का कंसोलिडेशन ज़ोन, वो भी तो वही 21,500 के ऊपर ही आ रहा है। नहीं राजीव जी, वो आ रहा है, लेकिन जो मेथड्स हैं ना वो क्लियर रहने चाहिए। गिरने समय में मार्केट में अब देख रहे हैं ना, एक के बाद एक लेवल टूटते जा रहे हैं। एक नए एनालिस्ट आएँगे, वो नया लेवल बताएँगे। फिर कोई नया एनालिस्ट आएगा, वो नया लेवल बताएगा। तो ये जो टेक्निकल का लेवल है ना, ये किसी भी गिरावट में, ऐसी गिरावट में काम नहीं आता है। ना कोविड में काम आया है, ना 2008 के लेमन ब्रदर्स वाले फॉल में काम आया, किसी में नहीं आया है, ना आ जाएगा। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप अपने को फुल्ली इन्वेस्टेड रखेंगे, इवन एट करंट लेवल आई एम टेलिंग, इवन एट करंट लेवल आप अपने आप को फुली इन्वेस्टेड रखेंगे, आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन हमको अगले फाइनेंशियल में 28 से 30,000 का निफ्टी मिलेगा। कितना बड़ा चाल हो सकता है, लेकिन नीचे देखेंगे कि मार्केट ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। लेवल्स छोड़ दीजिए, वैल्यूएशन समझिए। 22,000 एक ऐसा लेवल है जहां पे आप 100% इन्वेस्टेड रह सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने लिवरेज नहीं किया है। नहीं तो कल तो, और आज कल तो अच्छे अच्छे पोजीशन कटते हुए मैंने देखे। जी, ओके। अब मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ अभी जो निफ्टी के चार्ट पे मैंने एक कटोरी जैसी बना रखी है, उसके मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप उल्टी टोपी पहन कर के बैठे हुए हैं लगातार। क्या यहाँ पे जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है और लोगों की घबराहट है, पसीने छूट रहे हैं सबके, क्या इस पैनिक में आपको कुछ ऐसे लेवल्स नज़र आ सकते हैं जो आपको ललचाने वाले, माउथ वाटरिंग लगे? लेवल्स तो मैं बता दूँगा राजीव जी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जनरल बाइंग से पैसा नहीं बनेगा। पीएसयू बाइंग से पैसा नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बाइंग से पैसा नहीं बनेगा, कैपिटल गुड्स बाइंग से पैसा नहीं बनेगा, रेलवे बाइंग से पैसा नहीं बनेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी, और वहीं पे आपको अल्फा, डबल अल्फा, डेल्टा, गामा जो भी आपको चाहिए सब वहीं मिलेगा। लेकिन कंजम्पशन, बीएफएसआई,
फार्मा, हेल्थ केयर एंड क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स, ये जगह में जाइए और ये जगह में रहिए। आपको डेढ़ 2 साल में अच्छा कमाने को मिलेगा। लेकिन आप फिर बोलेंगे कि मेरा प्यार शालीमार, मैं जाऊँगा कोल इंडिया, नहीं होगा, नहीं बनेगा पैसा। इस बात को समझिए, बायस को छोड़िए, जो सामने चीज़ें हैं उससे अपने आप को एडजस्ट कीजिए, उसमें पैसा बनेगा। कोई पीएसयू में पोज़ीशन लेगा, ट्रेड वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ समझाता हूँ, अगर नॉलेज के लिए कोई समझना चाहे और चाहें तो आप इस बिट को थोड़ा-सा कट करके दे दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना आप लोगों को प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी ट्रेड के लिए रखिए। मैंने कोई गवर्नमेंट कंपनी में ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं करता। कारण समझाता हूँ, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं एक कंपनी का चेयरमैन, सीईओ जो भी मान लीजिए मैं हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं इस कंपनी के बिज़नेस पे फ़ोकस्ड हूँ। मेरा पूरा का पूरा दारोमदार इस कंपनी से है और मैं अगर बढ़ाऊँगा, अगर मेरा विज़न क्लियर है तो मैं क्या बढ़ाऊँगा? इस कंपनी को, एक कंपनी, करेक्ट है? अब आ जाइए पीएसयूज़। पीएसयूज़ कौन बढ़ाता है, कौन चलाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा फ़ोकस क्या है? ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी कैसे मेज़र की जाती है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में कितने कंपोनेंट होते हैं? सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट, 5 फैक्टर है। किस समय गवर्नमेंट कौन सा लीवर यूज करेगी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बेस्ड ऑन द नीड, उस समय वो कंपनीज चलेंगी। जब 2019 में मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने केपेक्स डिसाइड किया, आपको पीएसयूज में वैसे मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा मिलने लगा। अब आपने क्या कर लिया? मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज को इतना भर लिया कि गला सिर के ऊपर निकल गया। इस इलेक्शन के बाद मोदी जी ने क्या चुना? वो 5 लीवर में से क्या लीवर चुना ये बजट में? कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड कंजम्पशन, यानी आपका केपेक्स वाला लीवर चला गया। ओवरनाइट केपेक्स का फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? कंजम्पशन में। गवर्नमेंट कब क्या डिसीजन लेगी, उसके पास 5 लीवर्स हैं इकोनॉमी चलाने के लिए। उस 5 में से कोई एक लीवर कभी भी वो सेलेक्ट कर सकती है। इसीलिए मुझे गवर्नमेंट के पॉलिसी से डर लगता है कि 3, 4, 5 साल की कमाई एक दिन में खत्म हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पीएसयूज़, मौका मिलता है, ट्रेड कीजिए, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा बनाइए और निकलिए। 6,000 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 12,000 हो जाएगा का डिस्कशन मत कीजिए। अब आइए प्राइवेट कंपनीज़ पे। कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ उठा लीजिए, कोई भी आप नाम उठा लीजिए, फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक उठा लीजिए। एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट का ज़िम्मेवारी क्या है? एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट की ज़िम्मेवारी क्या है? सिर्फ़ आईसीआईसीआई बैंक। उनका फ़ोकस पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं है लेके चलने के लिए, उनका फ़ोकस पूरा एनबीएफसी इंडस्ट्री नहीं है, उनका एक कंपनी, एक बैंक है। एंड देयरफॉर वो फ़ोकस स्ट्रैटेजी से जाएँगे, जब तक जिएँगे तब तक उसी बैंक में काम करेंगे उसके चेयरमैन। लेकिन गवर्नमेंट अपना पलड़ा कभी भी चेंज करेगी बेसिस द नीड ऑफ द आवर, बेसिस द नीड ऑफ द इकोनॉमी, एंड देयरफॉर हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट कंपनीज आइडेंटिफाई कीजिए, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट में पीएसयू आइडेंटिफाई कीजिए, तकलीफ नहीं होगी। अगर टैक्टिकल एडजस्टमेंट, कब से तो शोर मचा के कह रहा हूँ, नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट कर लिया होता तो आज जो उसका स्पिल ओवर पूरे स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रहा है, वो नहीं मिलता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गो फॉर फोकस्ड प्राइवेट प्लेयर्स। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, आप पीएसयूज आइडेंटिफाई कीजिए। जी। अब बैंकिंग सेक्टर, इस पे ध्यान देते हैं। आपने ज़िक्र किया कि भई अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी बैंक को 50,500 के ऊपर क्लोज़ चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है अभी भी। तो यहाँ से आगे क्या नज़र आ रहा है? मतलब ये क्या कंसोलिडेशन में अभी कुछ और समय निकालेगा या किसी एक तरफ आपको कोई रेंज टूटती हुई नज़र आ रही है? राजीव जी, 50,500 के ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे पास पॉजिटिव होने के लिए, उसके पहले कोई भी पॉजिटिव होने के लिए है ही नहीं, और ये प्रूव हो चुका है। एक के बाद एक चीज़ें छूटती जा रही है ना, नैस्डैक छूटा, फिर बैंक छूटा, इसलिए मैं ये व्यू लेके चल रहा हूँ कि कभी भी ये धोखेबाजी हो सकती है। तो जब तक एक कन्फर्मेटरी ट्रेंड नहीं आ जाए ना, इसका ट्रेंड रिवर्सल लेके चलना थोड़ा-सा मुश्किल काम हो गया है। तो बैंक के लिए वेट करेंगे, निफ्टी के लिए 24,000 और बैंक के लिए 50,500 का वेट करेंगे, तभी ट्रेंड 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 रिवर्सल मानेंगे। इनफैक्ट
जब दिल्ली का इलेक्शन कंक्लूड हुआ था, तब भी मैंने शायद यही बोला होगा कि मान लीजिए कि केजरीवाल जी के गिफ्ट से अगर मार्केट खुलता भी है ऊपर मंडे को, तो ज़्यादा दौड़िए भागिएगा मत, बिकॉज़ 24,000 में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल के ऊपर तो ट्रम्प समा गए। ऊपर क्या खुलेगा, खुला फ्लैट और उसके बाद लेके चला गया कहीं और नीचे। तो ऐसा है कि उसके पहले 24,000 के पहले भी निफ्टी उससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाना था। नीचे मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि नीचे 23,200 23,500 खरीदने का रेंज था, कोई डाउट नहीं। लेकिन 22,800 इंट्राडे टूट गया और 22,900 के नीचे क्लोज़ हो गया। कुछ मत कीजिए, लोटा कंबल लीजिए, निकल जाइए ट्रेडिंग से, बाकी बाद में देखेंगे। जी। तो फिलहाल अगर अभी ट्रेंड नीचे है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी खरीदारी नहीं करनी है? नहीं, खरीदारी नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट वाला अलग है, ट्रेड वाला खरीदारी भी नहीं करना है। किसी को चांस अगर लेना है, तो जी। निफ्टी का चांस यही है कि रिस्क मैनेजमेंट at 22,900 on a closing basis, below 22,900 on closing basis, या 22,000 below 22,800 on intraday basis। अगर कोई एक्सेसिव शॉर्ट है जो मार्केट में, उसका कोई एडवांटेज लेना चाहता है शॉर्ट कवरिंग का, दिस कुड बी अ सेंसिबल स्ट्रैटेजी, बट हमको आइडिया नहीं है कि ओवरनाइट रिस्क क्या निकल के आ सकता जी। लेकिन अब चूँकि दर्शक जो हैं वो पूछ रहे हैं इस बारे में, उन्हें चाहिए कि भई, जैसे मोहित यादव जी का ही सवाल देख लीजिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी स्टॉक मार्केट और गिरने की संभावना है या मार्केट स्टेबल होगा ताकि अच्छे शेयरों में निवेश शुरू कर सकें? वैसे ही चंदन सेन का सवाल है कि अभी इन्वेस्ट करें क्या? तो क्या कहेंगे इनको आप? है। दो रास्ते हैं चंदन और मोहित आपके पास। या तो किसी पंडित को मिल के पतरा दिखा लें, या सेंसिबल दिमाग लगाएं, इसी समय जमा करने से पैसा बनता है। देखिए, मुझे आदत है साफ साफ बोलने की, लिए इसलिए आपको बुरा लग सकता है। कहानी छोड़िए, धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदते रहिए, 2 साल का मौका दीजिए। अच्छी चीज़ें खरीदिए, फिर जाके जैसे आपने बोला ना मेरा प्यार शालीमार जाके खरीद लिया, वो सब काम मत कीजिए। दिमाग लगाइए कि कहाँ पे बात है। इतना तो साफ साफ बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है। एक्यूमुलेट कीजिए, कोई दिन दशा नहीं होता है। जब आपके पास पैसा है, अच्छी चीज़ खरीदिए और मार्केट में समय बिताइए, आपको ये रिटर्न देगा। अच्छे दाम पे अच्छी चीज़ों को खरीदिए। जो बोलते हैं ना वो एक आजकल वो चलता है ना बाय एट एनी प्राइस, ये सब काम नहीं करना चाहिए। बाय एट योर प्राइस, जब आपको सही लगे, और उसके बाद बैठे रहिए, उसमें पैसा बनेगा। लेकिन शुरुआत कब करें? भाई साहब, मैं तो यही जानता हूँ कि नवाब जी की ट्रेन छूट गई थी, बाकी आप डिसाइड करें। तो अभी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ट्रेन छोड़नी नहीं है। नहीं तो फिर 26,000 पे गाना गाएँगे कि छूट गई, क्या करें? ओके। और पीयूष जी पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स किन स्तरों पर कम जोखिम वाले होंगे और हाई रिवॉर्ड वाले होंगे, और इन्हें लमसम पैसा कुछ लगाना है, स्मॉल कैप, मिड कैप में नज़र है इनकी। देखिए पीयूष, ऐसा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई लेवल नहीं होता। स्मॉल कैप और मिड कैप में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज़ होते हैं। आपको कंपनी वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करके खरीदना होगा। जनरल बाइंग पहले भी नहीं होती थी। चलिए, जिस समय हमने मिड कैप इंडेक्स कोई 20-25 हज़ार के आसपास, 20 हज़ार के आसपास होगा, जब 60,000 का हमने व्यू लिया था। वहाँ पे बाय एनीथिंग एंड बाप बोथ विल वर्क एट 60,000 ऑफ मिड कैप इंडेक्स और 50,000 ऑफ इन मिड कैप इंडेक्स नहीं वर्क करेगा। आपको बुद्धि लगानी होगी, आपको एक्सपर्टीज़ लगानी होगी, स्टॉक पिकिंग करनी होगी, या सिंपल काम करिए, चुपचाप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ले लीजिए, कोई भी सुंदर सस्ता टिकाऊ फंड ले लीजिए और उसमें एसआईपी कीजिए, फिर पैसा बन सकता है। क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर देगा ना। जी। तो यहाँ पे आपको अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश के बारे में सोचना है, तो या तो बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप इशारों में एक चीज़ कह रहे हैं कि सरकार का फ़ोकस क्या है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस फ़ोकस पे ध्यान दीजिए और उस थीम के हिसाब से उसमें स्टॉक सिलेक्शन पे नज़र रखिए अपनी। और नहीं तो फिर सीधे-सीधे म्यूचुअल फंड का रास्ता है ही। तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड के रास्ते से फिर एक आपके सामने सवाल आएगा कि वो इंडेक्स फंड वाला रूट पकड़ें या
एक्टिव फंड्स जो मिड कैप और स्मॉल कैप के हैं उनको पकड़ें? नहीं, एक्टिव फंड में कभी भी ना राजीव जी बिना गाइडेंस के काम नहीं करना चाहिए। गाइडेंस है तो क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट हर साल 2 साल में करनी पड़ेगी। अगर गाइडेंस नहीं है तो इंडेक्स फंड में काम कीजिए और जब भी इंडेक्स फंड कोई भी इंडेक्स फंड 5% करेक्ट हो, थोड़ा-सा उसको टॉप अप कर लीजिए। आपका वही आरओआई ऐसा जंप करा देगा कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली ये थोड़ा-सा दिमाग लगा लें, खाली अपना इमोशंस पे काबू रखिए कि जी। 5% नीचे गया तो 5% और चला जाएगा, वहाँ खरीदूँगा। मैंने वही बोला ना, कोई यहाँ पे काम नहीं करता दिशा दशा, काम आपका सिर्फ़ डिसिप्लिन करता है। जी। इस बीच आईटी सेक्टर यहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी लाली दिख रही है और आज यहाँ भी कोई ज़्यादा वापसी नहीं देखने को मिली। यही तो सवाल है मेरा सबसे राजीव जी, क्योंकि आईटी में तो यही है कि स्पेंडिंग बढ़ेगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे में तो अभी तो आईटी वैसे भी डिफेंसिव बेट के रूप में है सामने, क्यों नहीं बढ़ रहा है? वैल्यूएशन की होता है राजीव जी। और मुझे एक चीज़ का और थोड़ा-सा मेरे पास उतना डेटा नहीं है और ना ही उतनी बड़ी मेरे पास टीम है कि मैं इस चीज़ को रिसर्च कर सकूँ। आईटी का जो हमारा जो आईटी सर्विसेज़ कंपनी है हमारी ना, ये एक्चुअली अगर एआई एज़ अ प्रोडक्ट आ गया, जहाँ पे मान लीजिए कि 25-30% 40% लोगों की कटाई हो सकती है, तो सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ कितना आगे माइलेज लेके जा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए, अगर स्किल बेस्ड पे नहीं जाए। अभी सिर्फ़ सर्विस इन नेचर है, हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं, रिसर्च कुछ है ही नहीं। तो अभी ऐसा है कि जो भी हम काम करते हैं, एक असिस्टेंट या एक सहायक के रूप में ही हम काम करते हैं, जो भी यूएस यूरोप की कंपनीज़ होती हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो इतना प्रीमियम हम डिज़र्व नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो प्रीमियम है मेरे हिसाब लोग से। सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये आईटी सेक्टर के लिए कोडैक मूवमेंट है? आप उस सवाल से सहमत हैं? मुझे नहीं उतना जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास उतना डेटा नहीं है और नहीं मेरी अभी ऐसी स्थिति है कि मैं उतना बड़ा रिसर्च इनिशिएट कर पाऊँ। लेकिन जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस इतने के लिए काफ़ी है समझने के लिए कि जब इंडस्ट्री ऐसी हो जाए ना कि इस इंडस्ट्री में इससे अच्छा कुछ नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या इतनी लॉन्गेविटी है उस इंडस्ट्री की जो 25 साल ऑलरेडी निकाल चुकी है। बिकॉज़ डॉट कॉम बबल बर्स्ट 2000 में हुआ और उसके बाद से इंडस्ट्री का नेचर चेंज हुआ और ये 25 साल हो गए हैं। तो एक वो भी कहीं न कहीं मेरी सोच जा रही है बिकॉज़ सब एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं ना, कि आईटी हमेशा रहेगा, रहेगा एग्रीड। लेकिन नेचर चेंज होगा ना इंडस्ट्री का। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए क्या होगा किसी भी टीसीएस, इन्फोसिस कहीं पे भी चले जाइए, मेरा क्लाइंट वहाँ बैठा है, मेरा ऑनशोर है, मैं ऑनशोर क्लाइंट सर्विस कर रहा हूँ। वो सेल्स वाला मेरा उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट लेके आया। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस दे रहे हैं। अनलाइक प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ इंडिया ड्राइव कर रहा है, पूरे ग्लोब में फेलियर है। हमारा आईटी कंपनी सिर्फ सर्विसेज इन नेचर है। जब तक वो आपसे काम कराएँगे तब तक आप चल सकते हैं। जब उनको धक्का लगेगा या जब उनका समय आएगा कि 1/4 ऑफ कॉस्ट पे काम करना होगा, तब आपको धक्का लगेगा। तो मैं नहीं समझता मैं तो वैसे भी अंडर परफ़ॉर्म मान के चल रहा हूँ आईटी को और मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत बड़ा रन अप मिलना चाहिए। मिलता भी है तो जाने दीजिए सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट। 30, 40, 50 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे 10% का सेल्स ग्रोथ मुझे जस्टिफिएबल नहीं लगता। जी। और थोड़ा आज फार्मा इंडेक्स पे भी बात करते हैं। नितिन निगम का सवाल है कि फार्मा इंडेक्स के लेवल डिस्कस कर लीजिए, स्टॉक सिलेक्शन में आसानी होगी। तो इसलिए ये कानपुर से पूछ रहे हैं। निफ्टी फार्मा जिस तरह से ये भी ऊपर से नीचे आया है, तो इनके लेवल्स को देख कर के क्या लग रहा है? क्या ये मतलब सँभाल पाएगा जो एक डिफेंसिव बेट के रूप में अगर कोई इस पे ध्यान दे रहा है, या एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर भी शुरू है? देखिए डबल टॉप तो बन चुका था काफ़ी पहले फार्मा में और इसलिए अब जनरल बाइंग फार्मा में करेंगे तो इसमें भी अब वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये व्यू मैं लेता हूँ कि अगले यहाँ से भी अगले 1 डेढ़ साल तक, 2 साल तक फार्मा में पैसा बनेगा, नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं।
तो मान लेते हैं कि अभी अ, ओके, तो मुझे जो लग रहा है राजू जी, फ़ार्मा में करेक्शन होना तो चाहिए। अगर मैं लंबा टाइम देख रहा हूँ, तो एक लंबा करेक्शन फ़ार्मा का ड्यू है। लेकिन फ़ार्मा को ना, आप फ़ार्मा, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सबको अलग-अलग करके देखिएगा थोड़ा। और उसमें भी ऑफ़ कोर्स बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, तो उनका वैल्यूएशन करेक्शन होना तय बात है। कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए हैं, मोस्ट थोड़े से मिक्स्ड भी आए हैं सेक्टर में, इसलिए करेक्शन हो सकता है बिकॉज़ लंबा चला है ना। फ़ार्मा इंडेक्स आपने पढ़ने बोला है, तो फ़ार्मा इंडेक्स 11,500 600 से ये फ़ार्मा इंडेक्स 24,000 क्रॉस हो चुका है। तो डबल से ज़्यादा हो चुका है, तो उस केस में करेक्शन हो सकता है ना, उस केस में करेक्शन 20,000 18,000 ये सब रेंज तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। 21,000 से नीचे 20,000 18,000 के रेंज तक, 19,000 के रेंज तक का करेक्शन हो सकता है। बट इसको स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जनरल फ़ार्मा को अज़्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि सारे फ़ार्मा स्टॉक्स करेक्ट हो जाएँगे या सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स करेक्ट हो जाएँगे। रिज़ल्ट मिक्स्ड है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20,000 के आसपास थोड़ा डेविएशन रख लें, 1000 पॉइंट का। फ़ार्मा इंडेक्स वहाँ से कंसोलिडेट करके फिर से अपने नई चाल के लिए तैयार होना चाहिए। रीज़न क्या है पता है? अ, मैं जिस एनालिसिस को लेके चल रहा हूँ, ख़ासकर डायग्नोस्टिक कंपनीज़, इसको मैं मार्क करना चाहता हूँ, डायग्नोस्टिक कंपनीज़ क्यों? अ, इंडिया का जो फ़ार्मा सेक्टर है ना, हेल्थ केयर सेक्टर सेक्टर रादर मैं कहूँ तो, ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। जैसे हॉस्पिटल्स हम अब देख रहे हैं, जो कि होटल हो गए हैं, हॉस्पिटल कम हो गए हैं, ऐसे हॉस्पिटल हमको देखने की जीवन में आदत थी नहीं। हमको क्या देखने की आदत थी? डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल जहाँ पे कुत्ता बैठा होता था, वैसी चीज़ें हमको देखने की आदत थी। अब उससे निकल के अब आप आ गए हैं कि मॉल टाइप हॉस्पिटल। वैसा ही मुझे लगता है राजीव जी, जिस तरह से अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है मेडिसिन के फील्ड में, डायग्नोस्टिक वैसा ही बिज़नेस बनेगा जैसा हॉस्पिटल बना है। बिकॉज़ जिस तरह की मशीन्स आएँगी आगे जाके, उस मशीन्स के मेंटेनेंस लगेंगे और हर हॉस्पिटल उस मशीन्स के मेंटेनेंस को अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। मेबी ये 5 इयर्स दूर है, 10 इयर्स दूर है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़ार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जिस तरह से रोबो सर्जरी वगैरह सब शुरू हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि ओवर टाइम आपके डायग्नोस्टिक्स का वो स्ट्रक्चर होगा जो अभी आपका हॉस्पिटल्स का है, जहाँ पे एक जगह जाएँ, जैसे आप कभी विजया जाके देखिएगा। एक विजया में आप जाइए, आपको हर तरह के टेस्ट हो जाएँगे। तो उस तरह के डायग्नोस्टिक प्लेयर्स भी आएँगे और जगह-जगह आएँगे, क्योंकि भारत में तो अभी ये सब स्प्रेड हुआ ही नहीं है। मोस्टली ये लोग रीजनल प्लेयर्स हैं, एक्विजिशन कर के दूर में बढ़ रहे हैं। तो जितना हॉस्पिटल्स का ग्रोथ हुआ है, अभी तो ख़ैर वो हर साल 15-20% पे बेड ऐड कर रहे हैं। वहाँ से ज़्यादा जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता जाएगा, डायग्नोस्टिक प्लेयर का उतना ज़्यादा ग्रोथ होता जाएगा। प्लस फ़ार्मा में रिटेल चेन बढ़ेंगे। अब फिर से आपको एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा 20-25 साल का। उसमें क्या था कि चाचा जी ज़रा वो मेडिसिन घर पे भिजवा दीजिएगा। अच्छा, अभी अचानक से इमरजेंसी आ गया है, क्या करें? वो उनको हम जानते हैं, उनसे ज़रा फ़ोन करवा दीजिए तो वो दुकान खोल के मेडिसिन भिजवा देगा। ऐसे दवाई आती थी। अब कैसे दवाई आती है? 1 एमजी पे आप ऑर्डर कर दो, दवाई आ जाएगी। फ़ार्म ईज़ी पे ऑर्डर कर दो, दवाई आ जाएगी। वैसे मुझे लग रहा है कि रिटेल चेन जैसे चाइना में हैं, वैसे रिटेल चेन हमारे यहाँ भी आएँगे और बहुत ज़बरदस्त आएँगे। जैसे अपोलो का चेन है, जैसे मेडप्लस का चेन है। ये सब चेन अभी जस्ट शुरुआत है, ये 10-20 साल में ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स इसमें बहुत बढ़ेंगे। तो मेरा फ़ोकस ये रहेगा कि फ़ार्मा में हॉस्पिटल्स तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब डायग्नोस्टिक और मेडिसिन रिटेल, ये दोनों का समय आएगा। हो सकता है कि ये समय अगला 10 साल, 15 साल, 20 साल चलता रहे। तो फ़ार्मा में अगर कोई लंबे समय के लिए दिमाग लगाना चाहता है, तो डिप्स में क्या खरीदना चाहिए वो आपको आ गया। लेकिन पैथोलॉजी को अलग रखिएगा, क्योंकि पैथोलॉजी में क्या है ना, वहाँ पे कॉम्पिटिशन किलिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे लाल पैथ लैब, तो वो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक में प्रॉपर आपको ढूँढना चाहिए, मेडिसिन रिटेल में ढूँढना चाहिए, उन सब जगह में आपको बनना चाहिए और गिरावट में ऑफ कोर्स जो लीडर्स हैं, उसमें एक्यूमुलेशन करेंगे तो उसमें भी कोई खराबी नहीं।
जी, लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि डायग्नोस्टिक जब आप कह रहे हैं तो बार-बार मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसका ध्यान वही जो पैथ लैब वाले स्टॉक्स हैं उन्हीं की तरफ जाएगा। तो आप इसीलिए फ़र्क मैंने कैसे उसको कर रहे हैं? क्लियर किया। तो फ़र्क इसीलिए कैसे मैंने कर उसको रहे हैं? क्लियर नो मतलब पैथोलॉजी सिर्फ़ पैथोलॉजी वाले स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे हम। जैसे लाल पैथ लैब हो गए, ये सब उन सब की बात नहीं करेंगे, जैसे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया विजय, ऐसे बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल मेट्रोपोलिस, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, जो अ, ऑल सर्विसेज़ अंडर वन अम्ब्रेला, एक प्रेमाइज़ के नीचे सीटी स्कैन भी हो जाए और पता नहीं क्या-क्या स्कैन्स चलने लगे हैं। वो सब जिसकी बड़ी-बड़ी मशीनें लगती हैं, जिसमें इंसान को अंदर डाल देते हैं, बाहर निकालते हैं। वो सारी जो आपकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, टेस्ट डायग्नोस्टिक में जो आ रहे हैं, मैं उस तरह की कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। जी, लेकिन वो डायग्नोस्टिक कंपनीज़ के बिज़नेस का एक स्ट्रीम तो पैथ लैब भी है ना? वो बहुत छोटा-सा आम है राजीव जी और वो आप यूँ कह लें कि वो ट्रेडिशनल आम है, वो गया। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। तो क्योंकि खिचड़ी टेक्नोलॉजिकल बहुत हो रही है। एडवांसमेंट अब जैसे मान लीजिए 1 एमजी का आपने ज़िक्र किया, तो 1 हाँ, एमजी टेस्ट भी कराता है, ब्लड टेस्ट भी कराता है, तो पैथ लैब वाला काम भी उसके अंदर आता है। करेक्ट तो है। ये हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटल्स का एक बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, उनके पास तो ये सारे हैं जो आप डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, पैथ लैब की बात कर रहे हैं, सब उनके अंदर एक डिपार्टमेंट घुसा हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ चेंज होगा। अभी तो हॉस्पिटल्स कितने हैं, आप जब भी बात करेंगे तो अपोलो बात करेंगे, जुपिटर बात करेंगे, फोर्टिस बात करेंगे, तो अब हॉस्पिटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स के अपने हो गए। अब नए हॉस्पिटल्स भी तो मशरूम हो रहे हैं। तो जो नए हॉस्पिटल्स मशरूम हो रहे हैं, हॉस्पिटल एक जगह और डायग्नोस्टिक एक जगह। मेरा ऐसा मानना है कि वो दोनों चीज़ें सेपरेट होंगी धीरे-धीरे। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि आपको तो जो हॉस्पिटलाइज़ हुआ है उसको वहीं पे टेस्ट कराना पड़ेगा, वो एग्रीड है, उसमें नहीं है। लेकिन जो जनरल टेस्ट हैं, जो कि आपको बाहर से भी जाके कराए जा सकते हैं, जो कि करवाने होते हैं। पहले प्रिस्क्रिप्शन जो मिलता था दवा का, कैसे मिलता था? पहले आपको चेक किया डॉक्टर ने और टेस्ट के बेसिस में आपको एक मेडिसिन दिया। काम किया तो ठीक, नहीं तो हम बदलेंगे। अब डॉक्टर क्या कहता है, आप बैठिए, सबसे पहले आपके वो टेस्ट कराता है। सबसे पहले बोलता है ये करो, 1, 2, 3, 4 टेस्ट करो। टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे अब मेडिसिन प्रिस्क्राइब होता है। तो पूरा रूट जो है ना, ये पूरा उल्टा हो चुका है और इस रूट में उल्टा होने के कारण मेरा कहना ये है कि डायग्नोस्टिक एक सेपरेट टोटल बड़ा बिज़नेस निकल के आएगा।